हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के भाग 2 में प्रश्न संख्या 7 से लेकर 13 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणित 12 गुणित 101 धन 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हों और डाउट्स हों आपके एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की बात हो रही है, तो पहले हम इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। आपने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा ही होगा। अभाज्य संख्या, जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, दो के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं इन्हें, जो खुद से कटते हो या एक से कटते हो, उसके अलावा और किसी से न कटते हो। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है ना। तो अब दो के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। फैक्टर करना अर्थात किन के टेबल में ये नंबर आ रहा है। तो एक के टेबल में आएगा और सिर्फ दो के टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या ना। देखिए इसके दो ही गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, दो के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और अनंत तक। ठीक। और फिर भाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या, इन्हें संयुक्त संख्या भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4। अब 4 किस प्रकार से हो गया? मान लीजिए मैं इससे छोटा कोई नंबर लेता हूँ, जैसे कि 3 या 2 ले लेता हूँ। चलिए 3 ही लेते हैं। इसके गुणनखंड करते हैं तो 1,3 ही मिलेगा ना। 1 गुणित 3 ही है, 1,3। तो इसके सिर्फ दो गुणनखंड मिल रहे हैं। हमने क्या कहा कि भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो 4 ही ऐसी संख्या है। अब 4 का अगर गुणनखंड करूँ तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। तो ये दो से अधिक गुणनखंड इसके प्राप्त हो रहे हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो एक और खुद के अलावा जिसका एक तीसरा भी गुणनखंड हो, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। 4 हो गया और इसके बाद फिर अगला। तो यहाँ से हमें यह भी पता चल रहा है कि जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो कभी भी भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है। 4 हो गया, 6 हो गया और इसके बाद फिर 8। और अच्छा, 9 हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 9 का अगर गुणनखंड करें हम तो ये प्राप्त होगा 1,3,9। इन तीनों के टेबल में आता है 9। तो ये दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए 9 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो अगर मैं इस प्रश्न को हल करूं और इसके 3 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं, मुझे 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। और अगर सिर्फ 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो बस यही बताना था आप लोगों को। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न दिया है 3 गुणित 12 गुणित 101 धन 4। अब यहाँ बॉडमास का रूल लगाएंगे तो पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ 3 का 12 में, 12 3 36, और 36 का अगर 101 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,636। और यहाँ पर 4 दिया है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3,640। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3,640 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिविजिबल है ये। तो 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0 आ गया। फिर 2 9 18, और फिर यहाँ दो अंक अगर साथ उतर रहे हैं, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 दहा में 20 ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। फिर 7 से डिवाइड होगा ये, सॉरी 5 से होगा, 3 से तो हो नहीं पाएगा। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ ना, उसके लिए आप लोगों ने आई होप वीडियो देखा होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 5 1 5, फिर 91 आ गया। तो 91 जो है 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 के 7, 7 3 21। फिर 13 जो है वो खुद से डिविजिबल होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमें देखिए 3,640 के जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं वो है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 13।
तो ये दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ये संख्या, ये जो प्राप्त होगी संख्या, इनको हल करने पर, सरल करने पर, तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या। तो हम लिख सकते हैं संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आठवां प्रश्न है, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसी प्रकार का प्रश्न हमने प्रश्नावली 1.1 के पार्ट 1 में छठवां प्रश्न हल किया था, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। दिया है HCF ऑफ 18, 117 इज इक्वल टू कितना दिया है? 18m माइनस 117। अब यहाँ हमें LCM ज्ञात करना है ना, तो LCM ऑफ 18, 117 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसकी सहायता से हम LCM प्राप्त कर लेंगे। तो 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 9 सा 18, फिर 3 3 सा 9, फिर 3 1 सा 3। तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है वो 2 गुणित 3 गुणित 3, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 पे घाते 2। और फिर 117 का अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 117, ये देखता हूँ पहले 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, फिर अगला चेक करूंगा 7 से। तो 1 1 2, 2 और 7 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये डिविजिबल है। 3 तिरका 9, 3 नवा 27, फिर ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9, फिर 13 आ गया, तो 13 से डिविजिबल है, तो 13 1 सा 13। यहाँ से 117 का जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिला है वो है 3 गुणित 3 गुणित 13। अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 पे घाते 2 गुणित 13। तो LCM ऑफ 18 एंड 117 कितना हो जाएगा? यहाँ से जो कॉमन है, कॉमन वाले 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 ही दोनों में कॉमन है ना, तो उसे उतार लिया। उसके अलावा क्या क्या बच रहा है? एक तो 2 बच रहा है और एक क्या बच रहा है? 13, तो 13 उतार लिया। अब इनका अगर गुणा करूं मैं, तो यहाँ से मुझे प्राप्त होगा 3 तिरका 9, दूना 18, और 18 का 13 में मल्टीप्लाई किया तो 234 मिल जाएगा। यहाँ से 234 हो गया। और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM वाला ना, अब हम जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ HCF दिया हुआ है 18m माइनस 117 मल्टीप्लाई बाय, और LCM हमने निकाला है 234 बराबर, और दोनों संख्याएं क्या हैं? 18 है एक और एक है 117। 234 को नीचे भेज देते हैं, तो 18m माइनस 117 बराबर 18 गुणित 117, ये गुणा में था, नीचे आके डिवाइड, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो 117 दुना होता है 234, 2 से 18 कट जाएगा, 2 9 18, यहाँ कितना आ गया? 9। तो हमें 18m माइनस 117 बराबर मिल रहा है 9। तो 18m बराबर कितना हो जाएगा? 117 इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस 117, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 126। 18 के टेबल में 126 जो है वो 7 टाइम आता है, तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो m बराबर कितना मिल गया? 7। तो m का मान ज्ञात करना था, तो m का मान हमने ज्ञात कर लिया।
ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो 9वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ प्राकृत संख्या n दिया है, अर्थात जो संख्या शुरू होगी वो 1 से शुरू होगी। तो 6 पे पावर 1 जो है वो क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न को हल करने से पहले आप लोगों को मैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय बता देता हूँ। अंक गणित, ये चैप्टर फर्स्ट से ही रिलेटेड है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब ये क्या होता है, इसे समझने के लिए चलिए एक संख्या को ही लेते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या लिया 36, ठीक है। 36 का हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 36 का अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 से डिविजिबल है, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। तो 36 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि अगर किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उसके जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो हमेशा अद्वितीय होते हैं, अर्थात ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये 2 गुणित 2 गुणित 3 है तो ये हमेशा यही रहेगा। हम हो सकता है कि क्रम चेंज कर दें, जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, या फिर लिख सकता हूँ 3 गुणित 2 फिर 3 गुणित 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसके कहने का मतलब है कि जो दो बार आया है और 3 जो 2 बार आया है ये हमेशा उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहां पर दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यदि संख्या 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, सॉरी, शून्य पर समाप्त होती है। अब हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल, जो विभाज्यता का नियम है, तब वह संख्या 5 से जरूर डिविजिबल होगी अगर शून्य पे समाप्त हो रही है। अगर 6 पे पावर n को मैं सॉल्व करने पे किसी भी प्रकार से जो अंक प्राप्त हो रहा है वो लास्ट में शून्य आ रहा है, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होगी, तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो आई होप कि आप लोगों ने विभाज्यता का नियम वाला वीडियो देखा होगा। विभाज्य होगी, अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस प्रश्न को देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका कहने का मतलब अगर 5 से विभाज्य है ये संख्या, तो 5 जो है इसके अभाज्य गुणनखंडों में आना चाहिए, है ना। अर्थात अब मान रख के भी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा, एक बार ऐसे समझा देता हूँ। 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों में 5 एक अभाज्य संख्या होगी ना, अभाज्य संख्या होगी, अर्थात जो भी संख्या डिविजिबल हो तो उसमें एक अभाज्य संख्या के रूप में होनी चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, मान लीजिए यहाँ पर 6 पे पावर, यहाँ प्राकृत संख्या लेना है, 6 पे पावर 1 ले लेता हूँ, या 6 पे पावर 2 ले लेता हूँ, या 6 पे पावर 3 ले लेता हूँ। तो 6 पे पावर 1 6 होता है, और 6 पे पावर 2 कितना होता है, 36 होता है, 6 पे पावर 3 कितना होता है, 216। अब तीनों के अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो ये किसी भी प्रकार से ना ये नहीं प्राप्त होगा, क्या बोले, इसके अंदर 5 नहीं होगा। 2 गुणित 3 6 होता है, और 36 का अगर करूँ तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। और इसी प्रकार अगर 216 का भी करूँ तो 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 216। तो इसमें कहीं भी 5 हमें मिल ही नहीं रहा है ना, तो इसीलिए ये संभव नहीं है। और एक बात है कि अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय होता है वो कहता है कि जिस भी संख्या का हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, वो हमेशा अद्वितीय होता है। इसमें कोई चेंजेस तो हो नहीं सकता है कि हम कहीं से 5 ला के इसमें ऐड कर दें, है ना।
ये हमेशा यूनिक ही होगा, अर्थात अद्वितीय होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमेशा अद्वितीय होता है ना, तो इसलिए यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है कि 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त हो। आई होप कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने सेम ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व किया है, तो चलिए इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, इन तीनों का गुणा करेंगे बॉड मास के रूल से, पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1001 और प्लस 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1014। 1014 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 पंचे 10, 2 अंक एक साथ उतर रहे हैं तो 0, फिर 2 सत्ते 14। अब इन दोनों को जोड़िए, 12 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है तो 3 एकम 3, 2 बचा, तिरछा 18 और 3 नवा 27। 169 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है, तो 13 से विभाज्य है। 13 एकम 13, 13 तिया 39, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13। हम लिख सकते हैं 1014 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो 2 गुणित 3 गुणित 13 गुणित 13। अब अगर 2 से अधिक किसी भी संख्या के गुणनखंड प्राप्त हो तो वो क्या हो जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अतः हम लिख सकते हैं 2 से संख्या के, ऐसे लिखते हैं, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड हैं, इसीलिए भाज्य संख्या है। अब फिर नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसे ही है। ये है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई हम करें तो यहाँ पर इन सब का मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 5040 प्लस 5 दिया है, इसको जोड़ेंगे तो 5045 आ जाएगा। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5045 का अगर अभाज्य गुणनखंड करूँ तो पहले 3 से मैं इसे चेक करूँगा, तो 5 5 10 और 4 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता है तो 5 से कटेगा, 5 दम 50 और एक 0 अगर उतर रहा है यहाँ पे तो एक 0 और उतारना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक एक साथ उतर रहे हैं, तो 5 9 45। अब 1009 जो है वो प्राइम नंबर है तो 1009 से ही डिवाइड होगा ये, तो 1000 एक बार चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसका अभाज्य गुणनखंड 5045 का 5 गुणित 1009। अब इसका एक जो गुणनखंड है वो एक भी है ना, तो इसलिए 2 से अधिक इसके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ यहाँ इसका एक भी लिख सकते हैं ना, एक तो सब में होता है। तो संख्या के 2 से अधिक, अर्थात जिसका, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका एक और खुद के अलावा और कोई भी गुणनखंड ना हो ना, तो वैसी संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। लेकिन अगर एक और खुद के अलावा ज़्यादा, अब यहाँ अगर लिखना चाहूँ तो 5045 भी इसके गुणनखंड में आएगा ना, तो 2 से अधिक हो जाएंगे इसके गुणनखंड, इसलिए ये भी क्या है, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या है। तो संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं।
गुणन सॉरी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्या भाज्य संख्या है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है जहाँ से सोनिया और रवि जो है वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं। तो एक तो तेज चल रही है, सोनिया जो है 18 मिनट में इस पूरे चक्कर को पूरा कर लेती है ना, वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर पूरा कर लेती है, और रवि जो है वो 12 मिनट ले रहा है। तो रवि जो है वो स्लो होता 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 इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और सोनिया जो है तेज होती होती इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो यही हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा दोनों को फिर से इसी पॉइंट पे पहुंचने में। तो इसी प्रकार का जो प्रश्न है ना वो अलार्म पर आधारित होता है। क्वेश्चन जैसे होता है कि एक जो अलार्म है वो 12 मिनट पे बजता है और एक 18 मिनट पे बजता है, फिर अगला ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ बजेंगे। तो इसको बताने के लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हल करते हैं। प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने के लिए दोनों का लस ज्ञात करते हैं। तो लस ज्ञात करने के लिए पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, तो 18 का निकाल लेते हैं। तो 18 का हो जाएगा 2 से डिविजिबल है, 2 9 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ से 18 का मिल जाएगा मुझे 2 गुणित 3 गुणित 3, या ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणित 3 पे घाते 2, और फिर 12 का अगर निकालूँ तो 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ 12 का मुझे अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है 2 पे घाते 2 गुणित 3, या ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुणित 2 गुणित 3। अब एलसीएम निकालना है किसका, 18, 12 का। तो एलसीएम निकालना है, तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करें तो 2 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर है और 2 पे घात 2 यहाँ पर है, तो जो बड़ी घात वाली संख्या होगी उसे उतार लेंगे। फिर 3 का कंपेयर करें तो यहाँ 3 है और 3 पे घात 2 है, तो 3 पे घात 2 उतार लेंगे। फिर 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 9 चौक कितना आ गया 36, अर्थात 36 मिनट बाद ये जो है प्रारंभिक बिंदु पर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम आंसर लिख लेंगे, अतः सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक स्थान या प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो रीजनिंग में आते हैं, जब भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ मिनट जो है उसे आवर में कन्वर्ट करना भी आएगा, तो अब उस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अलग टाइप से आते हैं, ठीक है। तो अगर वो होता तो मैं आप लोगों को समझाता। अब चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 पे पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लगाया हुआ है प्रश्न संख्या 9 में, तो चलिए इसे भी वैसे ही लगाते हैं, हल करते हैं इसे। यदि संख्या 0 या 5 पे समाप्त हो रहा है, अर्थात 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 जो है वो 12 पे n का एक क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो इसी की सहायता से हल करेंगे। संख्या 12 पे n
शून्य या, शून्य को नंबर्स में लिख लेते हैं, शून्य या 5 पर समाप्त होती है, तब वह 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। हाँ, अगर 0 पे या तो समाप्त हो या तो 5 पे ना, अर्थात यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 5, तो 5 से विभाज्य होना चाहिए उससे, इतना कंफर्म है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसे, अर्थात 12 पे n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। चलिए 5 12 पे घाते 1 ले लेते हैं और 12 पे घाते 2 ले लेते हैं। प्राकृत संख्या लेना है, अर्थात 1 से शुरू करना है, तो 1 से शुरू कर रहा हूँ, तो 1 और 2 ले लिया। चलिए देखते हैं, 12 पे घाते 1 12 होता है, और 12 का अगर गुणनखंड करूँ तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, और 12 पे घाते 2 का होता है 144। 144 का अगर गुणनखंड मैं करूँ तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिरिक 48, 48 तिरिक 144। ठीक है, तो इतना मिल रहा है। अब यहाँ पर कहीं भी 5 है ही नहीं ना, तो 5 जब नहीं है तो ये तो संभव है ही नहीं कि जो लास्ट वाला डिजिट हो वो या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी कहता है। तो यहाँ हम ये भी मेंशन कर लेते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हमें पता है कि जो भी इसके गुणनखंड प्राप्त होते हैं, जो अंकों के गुणनखंड प्राप्त होते हैं, वो हमेशा अद्वितीय होते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सदैव या हमेशा अद्वितीय होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को समझा दिया था, अद्वितीय होता है। इसीलिए हम कहीं से भी यहाँ पर 5 तो ला नहीं सकते, तो अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है कि संख्या 12 पे घाते n शून्य, इसे अंक में ही लिख लेते हैं हम, शून्य या 5 पर समाप्त हो। सॉरी, पांच पर समाप्त हो। अब चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का म स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए निम्नतम की बात हो रही है, तो इसके बारे में मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि भाज्य संख्या न्यूनतम या निम्नतम कौन सी होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं निम्नतम भाज्य संख्या बराबर 4 होता है ना, क्योंकि 4 ही ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 4 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बताया था। अभाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या, सॉरी, निम्नतम अभाज्य संख्या
2 होता है, तो ये आ गया 2। अब दोनों का अगर अभाज्य गुणनखंड करो तो 4 का आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो 4 बराबर 2 के घाते 2। और फिर या तो 2 गुणित 2 ये लिख सकता हूँ, और 2 का तो सिर्फ 2 ही होगा, 2 एक कम 2, तो 2 बराबर 2 आ रहा है। तो यहाँ म स ज्ञात करना है, तो HCF ऑफ 4,2 इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों में कॉमन कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए, तो 2 ही ऐसी संख्या है जो कि कॉमन है और बड़ी भी संख्या है, तो इसलिए इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 2। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, म स इसका कितना ज्ञात हो गया 2। तो आई होप ये वाली जो प्रश्नावली है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसका जो थर्ड पार्ट है जल्दी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद एक इसकी प्रश्नावली बचेगी 1.2, तो वो भी जल्दी समाप्त करके मैं प्रश्नावली 2 में पहुँच जाऊँगा, ठीक है 2.1 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।